यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 6 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कोरल रीफ के बारे में बातचीत करेंगे। कोरल ट्रायंगल और कोरल का जो लार्वा है उसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है क्रायो बैंक में। उसके साथ हम जेनोबायोलॉजी की बात करेंगे, ये एलियन बायोलॉजी भी कहते हैं। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और क्लासरूम का जो रिलेशन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही जो गजा के अंदर सीज फायर प्लान है, जो ट्रंप ने 20 सूत्री योजना दी थी, उसके बाद में बात करेंगे। फिर रोजगार को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार अवश्य है भारत जैसी युवा आबादी के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए। इस पर्सपेक्टिव में बातचीत होगी। फिर हम देखेंगे कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाले हैं साने ताकाइची, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सर क्रिक के साथ ही हमारा ये कंप्लीट होगा। और सोचना जरूरी है सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इशू है, उनको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले पहले आर्टिकल की तरफ। लार्वा कोरल क्रायो बैंक, ये क्या है? फिलीपींस ने संकटग्रस्त भित्तियों, जो प्रवाल भित्तियां हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक की शुरुआत की है। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि गुजरात है हमारा, जो गुजरात का जो तट है कच्छ के रण के पास, वहां पे एक बायो रॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। बायो रॉक बायो रॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज की गई है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी कोरल रीफ है, उनका प्रिजर्वेशन ही किया जाएगा यहाँ पे भी। अब प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रायो बैंक होता क्या है। तो क्रायो बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन एक ही है। क्रायो बैंक को ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रायोजेनिक तापमान पर लगभग -196 यानी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जीवन रक्षक जो स्टेम सेल हैं, शुक्राणु हैं, एग हैं, भ्रूण हैं यानी एम्ब्रियो है, और जैविक नमूने हैं, इन सबको क्रायोजेनिक तापमान पर तरल नाइट्रोजन में, आप इसका ध्यान रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है इसको। ये कीवर्ड है यहाँ पे। दो कीवर्ड है बेसिकली, एक तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेल्सियस प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, इसके अंदर रखा जाता है। तो इससे भंडारण सक्षम जो नमूने होते हैं उनको भविष्य में चिकित्सा उपचार या प्रजनन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नमूनों को पुनर्जीवित करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। जब रखना है इनको प्रिजर्वेशन में, तब -196 डिग्री प्लस लिक्विड हाइड्रोजन में डाल के रखेंगे। लेकिन जब बाद में वापस इनको निकालना है तो लेजर का यूज करके उनको वापस लार्वा को 1 सेकंड के एक अंश में पूरा पिघलवा दिया जाता है, और भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग स्पर्म या एग को फ्रीज करवाते हैं, जो फ्रीज करते हैं वो इसी क्रायो प्रिजर्वेशन ही कहलाता है वो भी। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं हैं, हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखा है कि उन्होंने अपने फ्रीज एग से बाद में बेबी को जन्म दिया था। तो ये सारा क्रायो प्रिजर्वेशन ही है। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों रहा। तो हमने देख लिया कि फिलीपींस के अंदर जो संकटग्रस्त प्रवाल भित्तियां हैं उनकी रक्षा के लिए प्रवाल लार्वा है उसके क्रायो बैंक की शुरुआत की है। अब क्रायो बैंक मतलब जहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा प्रवाल के लार्वा का। यह परियोजना एक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रवाल त्रिभुज यानी कोरल ट्राइंगल में क्रायो बैंक बनाना है। अब ये कोरल ट्राइंगल क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखते हैं हम। ये एक मैप के थ्रू देखेंगे। ये आप मैप देख सकते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पूरा एक ट्राइंगल शेप में बन रखा है। इसको कोरल ट्राइंगल या प्रवाल त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसमें फिलीपींस आता है और ब्रुनई, ये बोर्नियो आइलैंड पूरा आता है। तो ब्रुनई आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। साथ ही सिंगापुर भी आता है इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त पपुआ न्यू गिनी भी आता है, तिमोर लिस्ते भी आता है, और सोलोमन आइलैंड्स भी आते हैं। जो ये पूरा एरिया है इसको प्रवाल त्रिभुज कहा जाता है। एक प्रश्न है, क्या ग्रेट बैरियर रीफ इसका हिस्सा है? उत्तर है नहीं। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पैरेलल है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसका हिस्सा नहीं है। अब एक और मैप है, ये WWF का मैप है, जिसमें आप देख सकते हो कि वही सारी लोकेशंस है। फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, तिमोर लिस्ते है, पपुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड्स है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब कोरल ट्रायंगल क्या है? अब कोरल ट्रायंगल दुनिया की 3/4 यानी 3/4 प्लस प्रवाल प्रजातियां और सभी प्रवाल मछलियों के 1/3 और मैंग्रोव वनों और 7 में से 6 समुद्री कछुओं की प्रजातियों का घर है। इसलिए इसको अमेजन, जैसे अमेजन के वर्षा वन है ना, उसी तरह इसको समुद्र का अमेजन कहा जाता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, तिमोर लिस्टे और बोर्नियो भी लिखेंगे, यहाँ पे बोर्नियो आएगा, के उष्णकटिबंधीय जल में 57 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और पृथ्वी पर सबसे समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। और ये न केवल इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि 12 करोड़ लोगों को ये फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड यानी आजीविका प्रदान करता है। अब है कोरल ट्रायंगल यानी प्रवाल त्रिभुज है, उसके सामने कौन कौन से खतरे हैं? पहला, बढ़ता कार्बन इमिशन। दूसरा, मछली पकड़ने के जो विनाशकारी तरीके हैं जैसे ड्रेजिंग वगैरह। वायु, जल और मृदा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव। इन सभी से प्रवाल विरंजन हो रहा है, आवास की हानि हो रही है और प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है। अब इसका नुकसान किसको होगा? जैव विविधता को भी होगा, साथ ही तटीय समुदाय को भी होगा, और यह नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा। अब विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार 2009 से 2018 के बीच में पृथ्वी ने जो अपने टोटल 14% प्रवाल खो दिए। अगर वैश्विक तापमान उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमने लिमिटेड नहीं किया तो 2050 तक हम 70 से 90% जो प्रवाल आवरण है वो नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे प्रवाल, सिर्फ केवल प्रवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रवाल होता है, वहाँ पे मैंग्रोव भी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनको भी एक आश्रय स्थल मिलता है। तो इसका एक बहुत बड़ा लंबा इम्प्लीकेशन होगा। अब खतरे के समाधान को देखते हैं तो यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार सबसे महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के तहत समुद्र के तापमान को स्थिर होने में 10 को लग सकते हैं। इसके लिए प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा आवश्यक है और इसी उद्देश्य से कोरल त्रिभुज में क्रायोबैंक का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, क्योंकि यूनेप ने बोला है कि वापस तापमान स्टेबल होगा तो इसमें काफी समय लगेगा, हो सकता है तब तक ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाई जो कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल है, वो सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएं। तो उससे पहले उनका लार्वा संरक्षित करके रखा जाता है ताकि बाद में इसका उपयोग कर लिया जाए। अब जैसे कि इसका उपयोग क्या कर सकते हैं? लार्वा का क्षतिग्रस्त भित्तियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आनुवंशिक विविधता की रक्षा कर सकते हैं जो नष्ट होने की आशंका है, और निकट भविष्य में क्रायोबैंक है वो विलुप्त प्रवाल भित्तियों के संग्रहालय बन सकते हैं। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के बिना संरक्षण प्रयासों से प्रवाल को नहीं बचाया जा सकता, यानी जो एक्टिव एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। साथ ही वैज्ञानिकों, सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों, इन सब के बीच में क्षेत्रीय सहयोग होना चाहिए। और उस परियोजना का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए कोरल ट्रायंगल की भित्तियों की जो सहनशीलता है उसको मजबूत व सुरक्षित करना है। जेनोबायोलॉजी, जेनोबायोलॉजी ये एलियन होते हैं ना, जो उनकी बायोलॉजी का अध्ययन के बारे में है, बियॉन्ड अर्थ यानी पृथ्वी से परे। तो ये मुख्य रूप से एलियंस होते हैं, उनकी बायोलॉजी का अध्ययन करना है, इसमें शामिल है। इसमें ये विज्ञान की एक नई और तेजी से विकसित होती शाखा है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद जैविक प्रणालियों से भिन्न जैविक प्रणालियों का उपयोग करके जीवन के अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य जीव विज्ञान है उसमें डीएनए, आरएनए, 20 अमीनो एसिड से बने प्रोटीन पर डिपेंड रहता है। वही जेनोबायोलॉजी है वो, उसमें इन सबसे अधिक संभावना है। जेनोबायोलॉजिस्ट ऐसी संभावनाओं का निर्माण और परीक्षण करते हुए ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया है। मतलब हाल ही में जो जेनोबायोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसी संभावनाएं निर्मित की है, एक बैक्टीरिया बनाया है जिसमें उन्होंने डीएनए के प्राकृतिक जो ATCG बॉन्ड है उसके अलावा भी अक्सर भी शामिल हैं, जिससे नई संरचनाओं और कार्यों वाले प्रोटीन का निर्माण होता है। इट मीन्स हमने अब तक जो ATCG देखा है, हो सकता है जेनोबायोलॉजिस्ट हमें जेनोबायोलॉजी के अंदर इनके अतिरिक्त अक्सर भी मिले और अलग संरचनाएं हो और डिफरेंट कार्य करने वाले प्रोटीन भी इसमें शामिल हो। जो जेनोबायोलॉजी है वो एलियन जीवन के अध्ययन से जुड़ी अवधारणा है। इसका व्यवहारिक और नैतिक महत्व भी है। ये रसायन विज्ञान, अनुवांशिकी और खगोल विज्ञान, इन तीनों का एक समग्र रूप है जेनोबायोलॉजी। ये अच्छा कीवर्ड है, ध्यान रखना है। अब जेनोबायोलॉजी का उपयोग देखें तो सूक्ष्म जीवों को दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो विषाक्त अपशिष्ट है उसको विघटित करने के लिए प्रोग्रामिंग करी जा सकती है,
क्योंकि वे जैविक रूप से सीमित रहेंगे तो नियंत्रित परिस्थितियों से बाहर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। यानी जेनोबायोलॉजी के अंदर हमने मान लो किसी बैक्टीरिया का डेवलपमेंट किया है, तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही वो रहेंगे, उससे बाहर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ विषाक्त अपशिष्ट वगैरह है, उसको क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एआई एंड क्लासरूम। भारतीय कक्षाओं में जो शिक्षण है और अधिगम पद्धतियां हैं, यानी जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं इंडियन क्लासरूम में, वो एआई से किस प्रकार चेंज हो रही है। हाउ इज एआई ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन क्लासरूम, इसको कवर अप करते हैं साइंस टेक एंड सोशल जस्टिस में एजुकेशन सेक्शन है उसके अंदर। अब संभावनाएं क्या क्या है कि ओपन एआई ने हाल ही में कहा कि भारत में अपना वो ऑफिस खोलेगी। साथ ही जो मैटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके मंत्री हैं मैटी मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि एआई के नेतृत्व वाले जो परिवर्तन है उसकी अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए भारत है वो अद्वितीय स्थिति में है। और ओपन एआई यानी ये वही कंपनी है, एआई कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया था, और इंडिया एआई मिशन, ये दोनों का क्या उद्देश्य है कि विश्वसनीय और समावेशी यानी क्रेडिबल एंड इंक्लूसिव एआई के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और साथ ही भारत के अंदर एआई के निर्माण के लिए मार्केटिंग एंड क्रिएशन के अंदर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। शिक्षण और अधिगम है वो नैतिक उलझन में उलझा हुआ है। छात्र और शिक्षकों का एआई की ओर रुझान बढ़ रहा है। उन्नत तकनीक और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी और एडवांस टेक्नोलॉजी उनका एकीकरण हो सकता है और हो भी रहा है। भारत में लगभग 70% स्कूली शिक्षक हैं वो टेक सेवी हैं, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव आंकड़ा है। अब इसी में देखते हैं समावेशन एवं डिजिटल डिवाइड। समावेशन का मूल्यांकन उपयोग के बजाय प्रौद्योगिकी के सार्थक और प्रासंगिक उपयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब समावेशन है तो वो कैसा है, ओनली यूज है या फिर सार्थक और प्रासंगिक यूज है। भारत में एआई साक्षरता और डिजिटल विभाजन का गुणात्मक मूल्यांकन जरूरी है। और क्या चैट जीपीटी शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यह आवश्यक है। इसके आधार पर हमें देखना चाहिए, या न कि इस आधार पर कोई टेक्नोलॉजी का यूज करना जानता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करना और उससे एजुकेशन के लेवल पर क्वालिटी को बढ़ाना और समझ को बढ़ाने में अंतर है। अब दिक्कत क्या है कि एआई वो एक तरह से बेलगाम एआई के रूप में आ गया है कि एआई बिना किसी आलोचना के अपनाना शिक्षण और लर्निंग के लिए खतरा हो सकता है, और शैक्षणिक सार है, एसेंस है, उसको कमजोर कर सकता है। और जो एजुकेशन का दर्शन है, शिक्षण का दर्शन है भारत में, वो शिक्षक और छात्र के बीच में एक मानवतावादी संवाद यानी ह्यूमैनिटेरियन कन्वर्सेशन है, उसको डेवलप करना, और साथ ही सहानुभूति और विश्वास यानी इम्पैथी और एक ट्रस्ट को बिल्ड करने को बढ़ावा देता है। क्या एआई ये कर पाएगा, हमारे सामने एक प्रश्न है। साथ ही जो व्याख्यात्मक समझ है यानी जो एक एनालिसिस करने की अप्रोच है, उन शैक्षणिक गतिविधियों पर बल दिया गया है। समकालीन विश्व में भी जो नारीवादी शिक्षा शास्त्री है बेल हुक्स, और आधुनिक भारत के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इतिहास के आदर्श शिक्षाविद हैं। इन्होंने भी ऐसी शैक्षणिक पद्धतियों विधियों पर जोर दिया था जो समझ को विकसित करे, समझ को बढ़ावा दे। छात्रों के साथ संवादपूर्ण जुड़ाव अधिक आवश्यक है, न कि तकनीकी आवश्यकताओं की आपूर्ति। यह बहुत ही लिंक है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ाव होना कुछ नहीं है, उसके साथ एक संवादात्मक जुड़ाव अधिक आवश्यक है जो समझ को डेवलप करे। छात्रों द्वारा एआई के उपयोग के लिए सीबीएसई ने उसको चिंता का विषय माना है, और चैट जीपीटी के प्रयोग के विरुद्ध एक परामर्श भी जारी किया है सीबीएसई ने। अब बात करते हैं इंडिया एआई मिशन की। तो इंडिया एआई मिशन है, उसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की परिकल्पना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, एक उत्कृष्टता केंद्र होता है, वो पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए काम करेगा। ये इंडिया एआई मिशन के अंदर खोला जाएगा। इस मिशन की स्तंभ क्या है, एक तो एआई कंप्यूट क्षमता यानी नवाचार के लिए एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, कंप्यूटिंग सिस्टम्स वगैरह होने चाहिए। दूसरा एआई फ्यूचर स्कूल, प्रतिभाओं को स्थापित बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले उनको क्या देंगे, कंप्यूटर देंगे, और दूसरा फिर उनको स्किल देंगे। कंप्यूटर दे दिया तो स्किल भी चाहिए ना। तो एक तो बेसिक इंफ्रा के लेवल पर, एक ह्यूमन इंफ्रा के लेवल पे, मानव संसाधन है उसके लेवल पर भी काम किया जाएगा इसमें। इसका लाभ क्या होगा, क्लाउड आधारित उपकरण बनाने में मदद मिलेगी, बुनियादी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही शिक्षकों का जो तकनीकी सेवी बनाने का उद्देश्य है वो और बढ़ेगा। अब इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए कि नैतिक समझ और शिक्षण में एआई के सार्थक एकीकरण का प्रशिक्षण होना चाहिए, और प्रशिक्षण के मॉड्यूल में छात्र और शिक्षक दोनों को स्वतंत्रता,
रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को प्राथमिकता दी जाए। मतलब जो प्रशिक्षण का मॉड्यूल है उसके अंदर रचनात्मकता हो, स्वतंत्रता हो, कल्पनाशीलता हो, ये सब हो, उनको प्राथमिकता दी जाए ताकि नैतिक समझ विकसित हो और नैतिक समझ के साथ शिक्षण में एआई का एकीकरण संभव हो पाए। साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्य से प्रभावशाली एआई समाधान विकसित किए जाने चाहिए। तब भी निर्विवाद रूप से एआई है वो स्मार्ट शिक्षण शास्त्र यानी स्मार्ट पेडोलॉजी के माध्यम से सामाजिक डिजिटल असमानताओं को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अदरवाइज इससे एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होगा। पर्याप्त सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक समर्थन के बिना एआई एक अभिशाप बन सकता है। इसलिए एआई के लिए इसलिए सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समर्थन होना आवश्यक है और जिसका वाद विवाद में बचाव किया जाएगा, व्यवहार में इसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए इन एस्पेक्ट्स को देखने की आवश्यकता है। तो टेक्नोलॉजी का टेक सेवी होना ही सीमित नहीं है, वो टेक सेवी क्या समझ बढ़ा रहा है, क्या हमारा जो शिक्षण शास्त्र है उसको स्मार्ट बना रहा है, तभी वो टेक सेवी होना ज़्यादा फायदेमंद है एजुकेशन के लिए, क्लासरूम्स के लिए। अब बात करते हैं गजा की। तो इसराइल और गजा में संघर्ष चल रहा है, हमास और इसराइल में। इसराइल की जो आर्मी है उसको आईडीएफ कहते हैं। तो अभी आईडीएफ वर्सेस हमास चल रहा है, बहुत लंबे समय से संघर्ष जारी है, लगभग अक्टूबर 2023 से जारी है संघर्ष और निरंतर है। हाल ही में ट्रंप ने 20 सूत्री 20 फॉर्मूला एक शांति योजना प्रस्तुत की थी, पीस प्लान। अब उसी के बारे में बातचीत करेंगे। इसके कुछ सेगमेंट में पूर्व की कक्षाओं में बातचीत कर चुके हैं, वहां पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। और आज मेनली जो 20 सूत्री कार्यक्रम बताया गया है ट्रंप ने, उसमें ये कमी निकाली गई है लेखक के द्वारा, और जो लेखक हैं वो यूएन के अंदर भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो इसका महत्व ज़्यादा है। और वो ये कहते हैं कि इसमें फिलिस्तीन है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो इसराइल को मिल रहा है, और हो सकता है युद्ध भी जारी रहे और इसका नुकसान ही हो रहा है, और कहीं भी शांति स्थापित, स्थायी शांति की कोई बात नहीं है इसमें। हो सकता है संघर्ष लगातार बढ़ता रहे। अब हम ब्रीफ में देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इसराइल पर आश्चर्यजनक हमला किया था। हजारों रॉकेट दागे और इसराइल और दक्षिणी शहरों पर कब्जा कर लिया और इसराइल के लोगों को बंधक बनाया और मारा, बंधक बनाया और 250 से लोगों को उठा के ले गए। और फिर जब उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था तो इसराइल ने इसके विरोध में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था और हमास को पूर्ण नष्ट करने का लक्ष्य रखा था। बीच में एक बार सीज फायर वगैरह हुए थे तो कुछ बंधकों की रिहाई भी की गई थी। वर्तमान स्थिति है कि गजा के अंदर जो मानवीय संकट है वहाँ बढ़ रखा है। 65,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी जिसमें हमास की समाप्ति, बंधकों की रिहाई, गजा का पुनर्निर्माण शामिल है। लेकिन अगर हमास इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो इसराइल को अमेरिका पूर्ण समर्थन देगा और साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन बल होगा, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सेना गठित की जाएगी, वो वहाँ पे रहेगी और साथ ही पूरे गजा को एक परिधि में रखा जाएगा आईडीएफ, इसराइल के सैनिकों की, और हमास को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक तरफा टाइप का समझौता लग रहा है। अब मुख्य रूप से जो अभी बातचीत की है वो हम पूर्व में कर चुके हैं। आज का जो मेन फोकस ये था कि जो शांति योजना है उसमें काफ़ी कमियां हैं। कमियां क्या है कि ये जो युद्ध विराम है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि योजना लागू होने के साथ साथ लड़ाई भी जारी रह सकती है और फोकस सिर्फ इजरायली बंधकों पर है। उनके छोड़ने के बाद फिलिस्तीनियों का भविष्य अमेरिका और इजरायल तय करेंगे और सारी शर्तें और जिम्मेदारियां फिलिस्तीन पर है और इजरायल की जवाबदेही पर इसमें कोई बातचीत नहीं की समझौते पे। और साथ ही वेस्ट बैंक में जो इजरायल कार्रवाई कर रहा है उस पर भी यह समझौता मौन है। वही जो इजरायल की नीति है रिवॉल्विंग डोर, उसके अनुसार वो कैदियों को रिहाई करेगा आज, तो कल वो वापस गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि ऐसा चला आ रहा है। इजराइल पहले गिरफ्तार करता है, उनको वापस छोड़ता है, किसी समझौते के तहत वापस गिरफ्तार कर लेता है। तो इस समझौते के अंदर कुछ कैदियों की रिहाई की प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान प्रभावी नहीं है क्योंकि वापस गिरफ्तार कर लेता है। साथ ही जो शासन और सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में चली जाएगी, मतलब एक बार ये इंटरनेशनल कंट्रोल में क्षेत्र जाएगा। यहाँ इंटरनेशनल कंट्रोल से बात आपके सामने आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद एक मैंडेट व्यवस्था आई थी, और जो ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह का क्षेत्र है उस समय इजराइल था भी नहीं, ये ब्रिटेन को दिया गया था, यूके को दिया गया था। फिलिस्तीन का क्षेत्र है ब्रिटिश मैंडेट के अंदर। प्रतिनिधि सरकार बना करने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि गजा में कोई उनकी रिप्रेजेंटेटिव वहां के लोगों की सरकार होगी। साथ ही टू स्टेट सॉल्यूशन जो कि विश्व स्तर पर इजराइल फिलिस्तीन विवाद का एक सर्वमान्य समाधान माना जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो सकता है। तो टू स्टेट नेशन सॉल्यूशन पर कोई बातचीत नहीं करता है समझौता।
ठीक है। और ये समझौता ऐसा लगता है कि ये शांति का रास्ता कम और फिलिस्तीनियों के लिए एक तरह का आत्मसमर्पण का दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ज़्यादा लगता है। हमें राष्ट्रीय रोजगार प्राथमिकता है उसके अंदर किन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, श्रम प्रधान क्षेत्र यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे कपड़ा है, पर्यटन है, खाद्य प्रसंस्करण है, रियल एस्टेट है, हेल्थ सेक्टर है, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा हमारे लिए सुझाव क्या है कि एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योग है, मझोले उद्योग है, वो 25 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी और बाजार यानी तीन चीजों की, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मार्केट, वहां तक उनकी एक्सेस है वो थोड़ी कमजोर है, उसको बढ़ावा देना। साथ ही गिग इकोनॉमी यानी जो तेजी से बढ़ रहा क्षेत्र है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, उबर है, इनके कर्मचारी है, 2030 तक इनमें 9 करोड़ नौकरियां सृजित होने की आशंका है और इनके लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जो इन कामगारों के अधिकारों की रक्षा करे। साथ ही शहरी रोजगार गारंटी यानी शहरों में भी बेरोजगारी से निपटने के लिए एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। जैसे गांवों के अंदर कौन सा है, एमजी नरेगा है। वहीं हमने देखा था एमपी और राजस्थान, इन राज्यों ने समय समय पर शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं चलाई थी। अब बात करते हैं साने तकाइची, ये कौन है? ये जापान की आयरन लेडी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। ये जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो एक एडिटोरियल इनके ऊपर था, इस पर बात करते हैं आगे, जिसमें ये बताया गया है कि ये पीएम बनने की ओर अग्रसर है और ये पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनकी करीबी मानी जाती है और ये दक्षिणपंथी और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है। और ये जो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेजर है उसकी काफी प्रशंसक है और उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, तो इनके लिए भी आयरन लेडी का टैग जुड़ा हुआ है। चुनौतियां क्या है कि पुरानी आर्थिक समस्याओं से निपटना, तो जापान की घटती आबादी है उससे निपटना, और साथ ही इनका जो चीन के प्रति रुख है बहुत ही स्ट्रांग है, तो तनाव बढ़ा सकता है। और साथ ही इनके बारे में ये भी था कि ये जो जापान की जो लिगेसी है, वॉर लिगेसी, जिसमें युद्ध के अंदर जो नायक थे उनको ये बहुत मानती है, इससे कोरिया भी थोड़ा बहुत इनसे नाराज हो सकता है। भारत के लिए क्या खबर है कि भारत के लिए अच्छी खबर मान सकते हैं क्योंकि शिंजो आबे के करीबी है और उनके समय में भारत और जापान के रिश्ते काफी अच्छे हुए थे। साथ ही टेक्नोलॉजी और जो क्रिटिकल मिनरल्स है, महत्वपूर्ण खनिज, उसमें जापान के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही एक मजबूत नेता शामिल होगी, वो इंडो पैसिफिक, और साथ ही एक मजबूत नेता शामिल हो और साथ ही एक मजबूत नेता और साथ ही ये एक मजबूत नेता साबित होगी जो इंडो पैसिफिक में चल रही जो भू राजनीतिक उथल पुथल है उसको स्थिर करने में भी मदद कर सकती है। अब देखते हैं सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? तो रन ऑफ कच्छ के अंदर है। रन ऑफ कच्छ में कहाँ पर है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है? तो सिंध है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक संकड़ा, एक जल क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। और क्रीक को ही लेके विवाद है। भारत कहता है कि इसमें मेरा अधिकार है, जबकि पाकिस्तान कहता है इसमें मेरा अधिकार है। अब सर क्रीक, क्रीक यानी समुद्र में सकड़ी खाड़ी है और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, भारत का गुजरात राज्य, लगभग 96 किलोमीटर लंबा। अब क्रीक, क्रीक यानी समुद्र में मौजूद संकड़ी खाड़ी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन है जिस पर भारत पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं। इसका पुराना नाम था बनगंगा और ब्रिटिश काल में से सर क्रीक के नाम से पहचाना गया। अब देखिए विवाद का क्या कारण है। भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा समुद्री सीमा को अलग तरह देखना। भारत सीमा खाड़ी, भारत का कहना है कि सीमा है वो खाड़ी के बीच में से तय होनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि वो इसके पूर्वी किनारे से मानी जानी चाहिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 2000। अब विवाद का कारण क्या है? भारत पाकिस्तान दोनों द्वारा समुद्री सीमा को अलग अलग तरह से देखना ही विवाद का कारण है। भारत का कहना है कि जो सीमा है वो खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो उसके पूर्वी किनारे से तय होनी चाहिए ताकि पूरी खाड़ी पर पाकिस्तान का अधिकार हो। और 1914 के अंदर इसे नॉन नेविगेबल डिक्लेयर किया था और पाकिस्तान इसी को आधार बनाकर मानता है कि इस पर उसका अधिकार है। 1914 में क्या हुआ था? सिंध जो आज के पाकिस्तान का प्रांत है, कच्छ जो वर्तमान में गुजरात का क्षेत्र है, ये दोनों ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाग थे। 1913-14 में सब सर्वे हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक प्रस्ताव जारी कर सर क्रीक की जो दलदली जगह है इसको जहाज नहीं गुजर सकता यानी नॉन नेविगेबल क्षेत्र घोषित कर दिया और इसलिए इसकी सीमा बीच से नहीं बल्कि किनारे से है यानी ईस्टर्न बैंक से तय होगी। परिणाम क्या होगा? सर क्रीक पर पूरा हिस्सा सिंध की तरफ है और पाकिस्तान इसी। आज जो मुख्य आर्टिकल की बात थी वो थी जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधि के संदर्भ में कुछ चिंताएं थी।
ये क्या थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, अगर सरहद के इलाके में कोई दुस्साहस करने का कार्य किया तो वो भूगोल बदल सकता है। और खुफिया रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में। अब राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, क्योंकि 1965 में भारत लाहौर तक पहुंच गया था। पाकिस्तान ने पहले ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला करने की कोशिश की थी इस क्षेत्र में, जिससे संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में खतरा तो बढ़ा हुआ है। और पाकिस्तान चीन की मदद से कच्छ के रण के आसपास अपने हिस्से में आसपास पाकिस्तान चीन की मदद से कच्छ के रण में अपने हिस्से के आसपास माइनिंग और जो बिजली प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो ये भी एक यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि भविष्य में इन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल सैन्य चुनौती और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री चैलेंज के रूप में चीन और पाकिस्तान कर सकते हैं। आगे की राह क्या है कि ये संवेदनशील मामला है, तो बहुत सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। और सुरक्षा से जुड़ी रणनीति है, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर रखना है। साथ ही सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करनी है, लेकिन पहले कूटनीति, हार्ड चैनल पर बातचीत से पहले हमें कूटनीति पर बातचीत करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर इससे नहीं होता है तो फिर हमें हार्ड पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं, सोचना जरूरी है, सीरिया। सीरिया मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में एक देश है, इजराइल और इराक के ऊपर। अब यहाँ पे जो बशर अल असद है, जो कि ईरान और रूस समर्थित है, वो सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, और फिर वहाँ पे एक सरकार बनी जो कि विद्रोही ग्रुप थे। वहाँ पे चुनाव हुआ हाल में। और क्या इसका अरब स्प्रिंग से लेना देना है क्या, ये आप सोच सकते हैं। वैसे थोड़ा सा बता सकते हैं कि अरब स्प्रिंग है वो 1900 वो दो अरब स्प्रिंग है वो 2011 और 2010 के आसपास की घटना है, जिसमें जो अरब क्षेत्र हैं, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, इन सब में क्या हुआ था कि सत्ता परिवर्तन की लहर आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे वो 40-40, 50-50 वर्षों से सत्ता में बैठे थे, तो उनको हटाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की थी जनता ने, और एक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसलिए लीबिया में गद्दाफी को सत्ता से हटना पड़ा, तो मिस्र के शासक को भी सत्ता से हटना पड़ा, तो इसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया था। तो सीरिया के अंदर भी क्या हुआ कि ये अरब स्प्रिंग आई, इसको अरब बसंत भी कहते हैं हिंदी में। और सीरिया में असद की सरकार को हटाने के लिए विद्रोह हुए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और अब हाल ही में जो असद का सत्ता से बाहर जाना है, अब दिखा है कि अरब स्प्रिंग अब प्रभावी होता है। इसको अरब स्प्रिंग्स के कीवर्ड से यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो सीरिया के अंदर जो मुख्य रूप से जो असद और विद्रोही गुटों के बीच में जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, उसके केंद्र में अरब स्प्रिंग ही था। अब बात करें मराठवाड़ा, हमने कल भी एक एडिटोरियल में बात की थी कि जो मानसून है उसके बारे में एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि हम हमेशा सूखा पड़ेगा तो हम बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन बारिश खूब ज़्यादा होगी तो हम खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बारिश होगी, और उसके लिए हम कोई पूर्व तैयारी नहीं करते। मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि किसानों ने जो भारी नुकसान हुआ है किसानों को, तो उन्होंने आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन पर चर्चा कर रहे हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में। एक्चुअली एक सिवार हेल्पलाइन है जो महाराष्ट्र के अंदर जो किसान है उनको टेलीफोन असिस्टेंट, टेलीकॉलर के माध्यम से उनको आत्महत्या से रोकने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वो एक हेल्पलाइन है। अब दिक्कत क्या है कि जब तक सूखा देखा उन वहाँ के किसानों ने, तो मानसिक रूप से बाढ़ के लिए तैयार भी नहीं थे, और वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा झटका है। चाहे बुनियादी ढांचा हो, मानसिकता, दोनों के स्तर पर क्या है कि बाढ़ के लिए कभी कुछ तैयार था ही नहीं। हमने कल भी बात की थी कि हम ज़्यादा बारिश होने के अनुमान को तो बहुत पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करते हैं। अब सिवार हेल्पलाइन क्या है, ये एक एग्जाम्पल भी हो सकता है किसी आंसर में कोट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली है जहाँ पे किसान आत्महत्याओं की समस्याओं से निपटने के लिए निवारक, पुनर्वास और स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 लेवल है। पहले स्तर पर तत्काल परामर्श दिया जाता है, दूसरे पर हस्तक्षेप किया जाता है, तीसरे स्तर पर बहुक्षेत्रीय सहायता होती है, जिसमें सरकारी वित्तीय सहायता योजनाएं, गैर सरकारी संगठनों या धर्मार्थ संगठनों से उनको जोड़ा जाता है, ताकि वो आत्महत्या नहीं करें, मुख्यधारा में वापस शामिल हो जाएं। अब बात करें नाद हब्बा या नाडा हब्बा, ये क्या है? तो ये मैसूर में जो दशहरा का जो उत्सव होता है, काफ़ी फेमस होता है मैसूर का दशहरा, उसे नाद हब्बा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, तो इनको गिरफ्तार किया गया है, हम इसकी पूर्व की कक्षाओं में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने लेह में नागरिकों की मौत की न्यायिक जांच में की है। हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, जो लेह अपेक्स बॉडी है उसने भी क्या बोला था कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच को उन्होंने नकार दिया था। रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट है कि जो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलयान है, ठीक है, आईएनएस एंड्रोथ, उसका जलावतरण किया जाएगा। जब जलावतरण होगा तब इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। नक्सलवाद, इससे संबंधित एक न्यूज है कि सीआरपीएफ है, उन्होंने बस्तर में
10,000 से ज़्यादा रेडियो सेट वितरित किए हैं, ताकि वहाँ के लोग हैं उनको सही जानकारी मिल सके, नक्सली उनको भ्रमित ना करें। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है। अगर हम अफ्रीका के मैप में देखें तो यहाँ पे सोमालिया है। ये पूरा सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है और सोमालिया की राजधानी है, उसका नाम है मोगादिशु। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई चीज़ है तो वो है अल शबाब। अल शबाब एक आतंकवादी समूह है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो, जो कि ऑपरेट करता है सोमालिया के अंदर। इसी के साथ एक और है बोको हराम, आपने नाम सुना होगा। आजकल तो न्यूज में भी कम रहता है, ठीक है, लेकिन बोको हराम का है, ये नाइजीरिया के अंदर है। ये भी क्या है, एक अपने आतंकवादी समूह है। अब चाय की पहचान बनाना जरूरी है। हमारे भारत में चाय की पहुंच तो 99.99% लोगों के पास है, लेकिन जो एवरेज प्रति व्यक्ति खपत है वो सिर्फ 840 ग्राम है। और तो खपत वृद्धि दर चाय की देखें तो 2% है, जबकि कॉफी और अन्य की देखें तो लगभग 7 से 9% है। तो एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप होना चाहिए, जिसमें सरकार, चाय बोर्ड, उद्योग, ये सब सम्मिलित हो। अब बात करते हैं हिल्सा मछली की। तो हिल्सा मछली क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। और हाल ही में क्या हुआ, बांग्लादेश ने इसकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत और गश्ती विमान तैनात किए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रजनन काल चल रहा है इनका, और उसके लिए एक विशेष निगरानी आवश्यक होती है, इसलिए एक अभियान चलाया गया है। और मछली पकड़ने पर 3 सप्ताह का प्रतिबंध भी लगाया है। साथ ही प्रजनन के लिए शांत और निर्बाध पानी की आवश्यकता होती है, और बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली भी है ये। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल ये मछली अंडे देने के लिए बंगाल की खाड़ी से नदियों में लौटती है, अंडे देने के बाद वापस चला जाती है। तो ये बहुत अलग बिहेवियर पैटर्न है, और एनिमल के बिहेवियर पैटर्न पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको साझा कर सकते हैं, और साथ ही आप जो कोई टॉपिक समझना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस पर जल्दी आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे।